जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों से नम्स 2023 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने लगा हूँ, जिसका एमसीक्यूज़ नंबर 111 है। वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। मतलब इससे पहले 110 एमसीक्यूज़ अदर सब्जेक्ट के थे और केमिस्ट्री का जो है वो 111 से 150 मीनिंग 40 एमसीक्यूज़ हैं। तो जी इसलिए एमसीक्यू नंबर 111 वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। मतलब वेपर प्रेशर के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर नहीं करते। तो उसके लिए पहला जो फैक्टर इफेक्ट नहीं करते वो मैं आपको पहले बता दूं। अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन बना, डेल्टा, जो कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ये भी हमने याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर करते हैं। तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन और साइज ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन। मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल या लिक्विड का मतलब है कि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल या नेचर ऑफ लिक्विड के चेंज करने से भी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ए डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 112, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल। तो अगर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताऊं तो बॉइलिंग पॉइंट के हमें पहले क्या याद रखने हैं, बॉइलिंग पॉइंट के हमें फैक्टर याद कर लेने हैं। बॉइलिंग पॉइंट के दो फैक्टर हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं कर रहा, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन के लिहाज से बताना है। तो जो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बाद डिबाई फोर्सेस है। और सबसे जो वीक फोर्सेस है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। इसी कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई करें तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस है और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 सेल्सियस है। फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट 181.8 सेल्सियस है। और अगर मैं डाइथल ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 34.6 सेल्सियस है। एमसीक्यू नंबर 113, व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेस ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब। अगर हम देखें तो आइस किससे मिलके बनी हुई है, वाटर के मॉलिक्यूल से। और वाटर के मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, OH। तो आपने एक की पॉइंट याद रख लेना है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में OH, NH, FH प्रेजेंट है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 114, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखें तो ये फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट ने इसका जो है वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर लगाया होगा बीटा। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो तो एक जर्नल क्वेश्चन है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के साथ जो करेक्टली मैच कर रहा है वो अल्फ़ा ऑप्शन है। ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। नेक्स्ट, ग्रेटर द लैटिस एनर्जी गिवन बाय। तो हमें याद रखना है कि जो लैटिस एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी जो होती है वो आपके पास चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना साइज कम होगा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, डेल्टा। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू। मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो जब किसी भी मेटल के पीस को हीट किया जाता है तो देन क्या होता है, देन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एट दिस एंड अब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव वेरी रैपिडली। उस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और ये कोलाइड करते हैं दूसरे एंड की तरफ। और इस वजह से जब कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। तो इसका मतलब है जो थर्मल कंडक्टिविटी में रोल प्ले कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा। एमसीक्यू नंबर 117, द हाई प्रेशर ऑफ 200 इन हाइपर प्रोसेस इज यूज फॉर। मतलब जो प्रेशर है हाई प्रेशर ये क्यों यूज़ किया जा रहा है।
अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें N2 3H2 टू फॉर्म 2NH3, यह हाइब्रिड प्रोसेस की इक्वेशन है। इस हाइब्रिड प्रोसेस में रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल क्या है, कम है। तो ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम दैट कॉज द रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज़ वाई द यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज। तो इसलिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है, बेटर यील्ड, अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 118, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन अर्लियर। मतलब कौन सा फैक्टर है जिससे हम इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन कर सकते हैं। सेम लाइक जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ली चैटल प्रिंसिपल, इसी तरह अगर हम कैटलिस्ट के इफेक्ट को देखें तो कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो कैटलिस्ट है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, और इट जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन अर्लियर। मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, डेल्टा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेज राइज बाय 10 केल्विन द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने लेक्चर नोट कर लेनी है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेज राइज बाय 10 सेल्सियस और 10 केल्विन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी रफली डबल, सो द रिएक्शन रेट आल्सो डबल। मतलब आपने वो मॉलिक्यूल की तादाद जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, एवरी 10 सेल्सियस और 10 केल्विन राइजिंग टेम्परेचर जो है उनकी मॉलिक्यूल की तादाद क्या हो जाती है, ज़्यादा। इसलिए आपके पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय कोलाइडिंग पार्टिकल फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अगर आप यहाँ पे देखें तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव मॉलिक्यूल should possess activation energy and they must also be properly oriented। मतलब प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लें और उनको प्रॉपरली ओरिएंटेड भी होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा। MCQ नंबर 121, विच इन द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट फंक्शन नहीं है। यहाँ पे प्रेशर है, वर्क है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है, लेकिन वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। जैसे टेम्परेचर है, इंथाल्पी है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, फ्री एनर्जी है और इंट्रोपी है। दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। लेकिन ये एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क और हीट आर नॉट अ स्टेट फंक्शन बिकॉज दे आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हीट एंड वर्क जो है ये स्टेट पाथ हैं, स्टेट फंक्शन है नहीं है। MCQ नंबर 122, इक्वेशन रिप्रेजेंट विद एनर्जी चेंज। मैग्नीशियम +2 गैसेस फॉर्म में है और ऑक्सीजन -2 गैसेस फॉर्म में, और उसके रिजल्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम द गैसियस आयन, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है ये इक्वेशन दी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। MCQ नंबर 123, व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का ओजोन के साथ जब रिएक्शन हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विद ओजोन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और अगर इसके अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इक्वल टू KNO की कंसिडरेशन, ओजोन की कंसिडरेशन। और अगर हम इस रेट लॉ में पावर को ऐड कर दें तो दैट इज कॉल्ड 2। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 124, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर एट कैथोड। ये बात याद रख लेनी है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, जो रिडक्शन है वो हमेशा कैथोड पे होनी है और जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा किस पे होनी है, नोड पे होनी है।
तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। द रीज़न ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, क्यों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर देखे जाएं, पहला न्यूक्लियर चार्ज है, दूसरा एटॉमिक साइज है और तीसरा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, अगर हम इसका बेसिक असम्पशन देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप द रिपल्शन मिनिमम। और सेकंड अगर पास्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है ज्योमेट्री का मतलब है कि ओनली हमें वेस्पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में, शेप के बारे में बताती है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका गिफ्ट मैंने आप लोगों को पहले भी नोट करवाया था, दोबारा मैं नोट करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इक्वल टू आंसर। अगर हमारे आंसर जो है वो 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर आंसर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और अगर आंसर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इसमें देखते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और बोरॉन कितने एटम से अटैच है, 3 एटम से अटैच है और 3 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये इथीन है और इथीन में कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन 2 कार्बन है, एक कार्बन से अटैच है और एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है। इसका मतलब है ये 3 एटम से अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 है। चार्ली में देखें तो बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम 2 एटम से अटैच है, तो इसका आंसर 2 और हाइब्रिडाइजेशन sp। और अगर कार्बन CH4 में देखें तो वो ये 4 एटम से अटैच है, तो हमारे गिफ्ट का आंसर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ के ऊपर अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर नहीं करते? तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, नंबर 1 साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, नंबर 2 नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये 3 फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है ये तीनों हमें दिए हुए हैं और कौन सा ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। मतलब ये तो ऐसा, आयनाइजेशन एनर्जी तो सिंगल एटम की प्रॉपर्टी होती है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी ही नहीं है और ये बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर भी नहीं है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। MCQ नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल एंड डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सॉलिड। ये मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट आयनिक सॉलिड है, मरकरी मेटल तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है और एल्युमिनियम मेटल है और सॉलिड की फॉर्म में है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 130 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है MCQs और इसका प्रॉब्लम क्या है, 2 चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम मेटल इन मेटालिक सॉलिड 8 है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड 6 है। हमसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम मेटल पूछा है, सोडियम आयन का नहीं पूछा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 131 द क्रैकिंग मेथड यूज टू ऑब्टेन द बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट चैप्टर नंबर 7 बेसिक, बिल्कुल FSC बेस्ड क्वेश्चन है कि कैटालिटिक क्रैकिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हाँ जी, होमोसाइक्लिक आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको नेक्स्ट 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, नंबर 1 अलीसाइक्लिक और नंबर 2 अरोमेटिक। अलीसाइक्लिक क्या होंगे, नॉन अरोमेटिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड अलीसाइक्लिक कंपाउंड, या हम यूं भी कह सकते हैं
कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टार्ट पे अगर साइक्लो वर्ड आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड अलीसाइक्लिक। और अरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे, अरोमेटिक कंपाउंड के भी वेरी इंपॉर्टेंट जो ट्रिक नोट करवा रहा हूँ। नंबर 1 उनमें कोप्लिनर रिंग होना चाहिए, नंबर 2 उनमें डी लोकलाइजेशन होनी चाहिए, और नंबर 3 उनमें हक्कल रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अरोमेटिक कंपाउंड, तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। असीटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। असीटोफिनोन कौन से रिएक्शन से बनेगी? असीटोफिनोन असाइलेशन से बनेगी व्हेन बेंजीन कंबाइन विद एथानोल और एसिटाइल क्लोराइड, देन द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड असीटोफिनोन, आल्सो कॉल्ड 1-phenyl एथानोन। असीटोफिनोन का आयोपिक नेम 1-phenyl एथानोन, तो इसलिए ऑप्शन बीटा। जेनरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का और एल्कीन का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विद इन द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंशिएट द अल्कोहल फ्रॉम फिनोल। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर रहा था MCQs, इसमें सारे पॉइंट 1 बाय 1 नोट करने हैं। जो लुकास टेस्ट है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन जो हैलोजिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनोल है, जिसके रिजल्ट में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनती है और जिसकी वाइट पीपीडीज होती हैं। और जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये हमें मेंशन नहीं है कि कौन सी अल्कोहल है, को अगर अल्कोहल पे अप्लाई करना हो तो अल्कोहल के लिए गिफ्ट नोट कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में से ओनली एथानॉल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, सेकेंडरी अल्कोहल में से ओनली 2-अल्कानोल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, और जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें से कोई भी टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगी, तो इसलिए आइडोफॉर्म तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज हैलोजिनेशन, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनोल। MCQ नंबर 136, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक। जब CO बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो देन क्या होना है? देन निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है और उसके रिजल्ट में कार्बोकेटाइन बनना है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और एक बात याद रख लेनी है कि जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा हमेशा रिएक्टिविटी ऑर्डर 3-2-1 होगा। लेकिन एक बात याद, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लेना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड की क्लीवेज हो तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता और वहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर नंबर ऑफ कार्बन एटम के इनवर्स होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट CnH2nO इज अ जर्नल फार्मूला। ये CnH2nO ये जर्नल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का है, बड़ा सिंपल MCQ है, हमें एज इट याद रखना है, तो इसलिए दैट करेक्ट ऑप्शन इज कीटोन। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डिहाइड की अगर हम रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, अगर हम कीटोन की रिडक्शन करें तो कौन सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अल्कोहल का ऑप्शन दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का नहीं बताया, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। विद इन द फॉलोइंग रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। अगर हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखें तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कंबाइन करते हैं और एस्टर बनता है, और एस्टर की स्मेल क्या होती है? फ्रूटी स्मेल है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए या अल्कोहल के लिए ये टेस्ट भी है। MCQ नंबर 140, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल प्रोड्यूस साइनाइड आल्सो कॉल्ड नाइट्राइल। और जब भी हमने साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाना है, अगर हम एसिडिक का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा या उसका साल्ट बनेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। MCQ नंबर 141, व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर इन 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितना सल्फर का मास है? H2SO4 में सल्फर कितना है? 32 है, और अगर 1 ग्राम हो तो फिर आपके पास कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाई 98। लेकिन हमें कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 24.5 ग्राम।
अगर 24.5 ग्राम हो तो 38/98 मल्टीप्लाई 24.5। अब 24.5 से ये क्या बन गया 4, और ये 4 से कितना आ गया 8, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज है डेल्टा। मतलब सिंपल मोल भी निकाल के बता सकते थे कि 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 है तो ये 1/4 मोल है। अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो तो 32 ग्राम होगा, और जाहिर बात है जब 1/4 या 0.25 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होंगे तो देन 8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा। MCQ नंबर 142, हाइबर प्रोसीड की हमें क्वेश्चन दी हुई है और इसमें यह बताया है कि अगर नाइट्रोजन के 2.5 मोल हों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अगर नाइट्रोजन के 2.5 मोल हों तो अमोनिया के कितने होंगे। मतलब इससे आसान तो नहीं आ सकता। यहाँ भी क्वेश्चन बैलेंस है, अगर क्वेश्चन को देखें तो इसका 1 है तो इसके 2 हैं, और अगर इसके 2.5 हैं तो इसके 2.5 मल्टीप्लाई 2 तो ये 5 मोल इसका ऑप्शन, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 143, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से MCQs है, और अगर इसकी स्टेटमेंट देखें तो एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और E इज इक्वल टू H। MCQ नंबर 144, इफ द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2 देन द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू पूछी है, तो बड़ा सिंपल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो टोटल वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज़ 2l+1, तो 2 × 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 × 2 4, 4+1 तो आंसर 5। ये यूँ भी याद कर सकते थे कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो D सबशेल है, और D सबशेल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज है बीटा। सेम नेक्स्ट MCQs है, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ F ऑर्बिटल। डायरेक्शन का मतलब है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि अगर F ऑर्बिटल हो तो उसकी कितनी डायरेक्शन है, या F सबशेल की कितनी डायरेक्शन है। तो F के लिए L की वैल्यू 3 है, सेम पहले वाला फार्मूला 2l+1, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करें तो 2 × 3+1 तो आंसर चार्ली। MCQ नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं होता। स्पिन क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बाकी तीनों क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट स्पिन क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। MCQ नंबर 147, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन बाय। अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये 2022 का भी ये क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और अगर हम इसको देखें तो डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए जो रूल है वो दैट रूल इज कॉल्ड हर्ट्ज रूल। व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल टू मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन then they are placed in the separate orbital with the same spin rather than in the same orbital with the opposite spin. This rule is called Hund's rule. तो इसलिए चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। 148, the idea that molecule in gases are in the constant movement is called kinetic energy। ये KMT का पास्टुलेट है। KMT के पास्टुलेट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं, इसलिए KMT इज द करेक्ट ऑप्शन अल्फा। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के ऐसे यूनिट कौन से हैं। प्रेशर के ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और 1 atm इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इक्वल टू 101,325 पास्कल इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल इक्वल टू 760 मिलीमीटर, मर्करी कॉलम इक्वल टू 760 टॉर इक्वल टू 101,325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये आपके पास ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर हैं और इसका मतलब है कि पास्कल जो है ये ऐसे यूनिट है। MCQ नंबर 150, इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस डबल देन द प्रेशर। अगर हम ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखें
तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और दिस लॉ इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, और ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, और दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। लें जी बेटा जी, बेस्ट विशेज़ विद यू, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।